हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। आज हम अपनी क्लैट यूजी सीरीज का लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज हम अलग अलग ऑफेंसेस के बारे में बात करने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी नोट पे हम पहले ऑफेंस से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑफेंस है वो है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली होता क्या है? सबसे पहले इसका आप सेक्शन याद रखिएगा कि ये इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 149 में डिफाइन किया गया है कि कौन सी वो चीजें हैं जो एक असेंबली को अनलॉफुल कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। तो कौन सी चीज है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आप याद रखिएगा कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जब असेंबल होते हैं और वो कोई भी अनलॉफुल एक्ट करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में फॉल होगा। तो 5 और मोर पर्सन, वो आगजनी करें, वो ट्रेस पास करें, वो कोई भी चीज करें, कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जो अनलॉफुल है और 5 या 5 से ज्यादा में उनका नंबर है तो वो अनलॉफुल असेंबली में फॉल होगा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसको इंडियन पिनल कोड में जगह क्यों दी गई है। तो इसका पर्पज ये है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ लार्ज अमाउंट में गैदरिंग्स हो या पीपल असेंबल हो तो उसमें सेफ्टी बहुत जरूरी हो जाती है सोसाइटी की कि वो लॉफुल तरीके से हो। अगर वो लॉफुल नहीं होगा तो उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये सब चीजें अफेक्ट होंगी। तो इसलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 149 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। और इसी के हिसाब से वो अनलॉफुल असेंबली किस लेवल का क्राइम कर रही है, अलग अलग तरह के ऑफेंसेस हैं। तो ये एक डिफाइन किया गया है और इसके हिसाब से अनलॉफुल असेंबली में अलग अलग तरीके के ऑफेंसेस हैं आईपीसी में, जिनका अभी आपको नहीं जरूरत है, लेकिन आपको अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम अगले ऑफेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जिन ऑफेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरह की होती है। आप ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आईपीसी में भी इसका काम है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉज है उसमें भी इसका काम है। तो प्रॉपर्टी होती है मूवेबल और प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को मूव किया जा सके, जैसे करेंसी हो गई, पैसे हो गए, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका वॉलेट हो गया, उन सब चीजों को हम मूव कर सकते हैं, तो वो है मूवेबल प्रॉपर्टीज। और इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे जो धरती से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, थिंग्स अटैच टू अर्थ। मान लीजिए आपका मकान है, तो वी कांट मूव योर होम, सो इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि आगे ऑफेंसेस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जिन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑफेंस कौन सा होगा? इस फोटो में देख के ही पता चल जा रहा है कि एक चोर है। तो जो हम पहला ऑफेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थेफ्ट। तो थेफ्ट को एज एन ऑफेंस आप जानते हैं चोरी के नाम से, चोरी करना, जनरल टर्म्स में चोरी करना। लेकिन इससे मिलते जुलते इतने सारे ऑफेंसेस हैं आईपीसी में अलग अलग तरीके के, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, कि कंफ्यूजन होता है जब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे हम हर ऑफेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। थेफ्ट पे अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे आपको अब याद रखना पड़ेगा मेंस रे, जिसके हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, यानी कि क्रिमिनल इंटेंट क्या होता है, वो कैसे ऑफेंसेस में आता है, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। तो सबसे पहले इसमें होता है थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि ये हो गई आपकी मेंस रे, एक आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि थेफ्ट आप किसी का मकान उखाड़ के तो नहीं ले जा सकते। तो थेफ्ट में यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको कि किस तरह की प्रॉपर्टी को इस ऑफेंस में यूज किया जाता है। तो थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का थेफ्ट नहीं किया जा सकता, वो अदर ऑफेंसेस में फॉल करता है। और इसमें पोजेशन से रिमूव करना, मान लीजिए मैंने आपके घर में कोई सामान उठाया, उसे अपनी जेब में डाला और जाते हुए आपके घर में रख दिया, तो मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट था कि मैं उस सामान को ले जाऊंगा। लेकिन जाते हुए जब मैंने रख दिया तो यानी कि मैंने उस सामान को मूव नहीं किया आपके घर से, तो मैंने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो ये कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मूव नहीं होगी प्रॉपर्टी ओनरशिप से तो वो थेफ्ट नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, आप इसे याद रखिए
कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, और अगर प्रॉपर्टी मूव नहीं हुई तो वो क्या कहते हैं, थेफ्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम आगे चलते हैं, क्या क्या इसेंशियल्स हैं थेफ्ट के, वहां पे भी हमने बात की है अभी। तो इसमें एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए पहला, जिस पे हमने बात कर ली है। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, इस पे भी हमने बात कर ली है। आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका मूव होना भी इसमें जरूरी है पोजेशन से, ओनर की, और उसकी कंसेंट के बिना। अब आपने पूछा मैं तुम्हारी किताब ले जाऊं, मैंने कहा ठीक है ले जाओ मेरी किताब, और आप मेरी किताब ले गए, तो मूव तो हुई प्रॉपर्टी, पर आपने मेरे कंसेंट के साथ की, आपका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही था, तो वो थेफ्ट नहीं होगा। और मूव सच प्रॉपर्टी फॉर टेकिंग, यानी कि वो अपने लिए ले जाए प्रॉपर्टी, आपका मोबाइल फोन ले जाए या कोई भी चीज ले जाए, तो ये चोरी, थेफ्ट जो भी चीज है इसके इसेंशियल्स हैं। इस पे हमने अच्छे से बात कर ली है। अब हम अगले ऑफेंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, थेफ्ट का एक एग्जांपल है इंटरेस्टिंग कि अब हमने जो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो पेड़ क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पेड़ क्या एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको मूव किया जा सके, या पेड़ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं शायद दिख जाए कभी कोई क्वेश्चन में या किसी पैसेज में आपके क्लैट एग्जाम में। तो अभी आप जान लीजिए, जब तक कोई चीज धरती से जुड़ी हुई है, अटैच टू अर्थ है, तब तक वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी कि जब तक कोई पेड़ क्या कहते हैं धरती में लगा हुआ है अपनी जड़ के साथ, अपनी रूट के साथ, तब तक वो इमूवेबल है। जैसे ही कोई उसे काटेगा तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हुआ थेफ्ट का। काटने के बाद वो उसे मूव कर रहा है, यानी कि ओनरशिप से वो प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है। तो जैसे ही पेड़ कटेगा, पेड़ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से मूवेबल प्रॉपर्टी बन चुका होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया है। अब हम इस ऑफेंस से आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले ऑफेंस पे बात करते हैं। अगला ऑफेंस है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब उगाही, किसी से कुछ लेना। थेफ्ट में किसी के जाने बिना उसकी पोजीशन से उसका कोई सामान डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हम मूव कर रहे थे। एक्सटॉर्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम किसी से कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या किसी की कोई कीमती चीज, उसे धमका के, डरा के, और उसे किसी चीजों का खौफ दिखा के उसकी पोजीशन से ले रहे हैं, तो ये हो रहा है एक्सटॉर्शन। ये थेफ्ट से बिल्कुल अलग है। इसमें ओनर ही आपको वो चीज दे रहा है जो आप मांग रहे हैं। तो बहुत तरीके से एक्सटॉर्शन किया जाता है। वर्बल थ्रेट्स दे सकते हैं आप, फिजिकल वायलेंस, इंटिमिडेट कर सकते हैं किसी को कि अगर तूने अपना जमीन मेरे नाम पे नहीं किया तो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा। और इसकी सिवियरिटी के हिसाब से इस ऑफेंस को पनिशेबल किया गया है कि किस चीज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, किस डिग्री का उसमें आप क्रिमिनल वो यूज कर रहे हैं अपना इंटेंट। तो उस हिसाब से इसे आईपीसी में डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने कहा कि आपके बारे में कोई इनक्रिमिनेटिंग एम्बैरेसिंग मटेरियल है मेरे पास, और अगर आप मुझे क्या कहते हैं वो नहीं चाहते कि मैं उसे ऑनलाइन डालूं, आप मुझे पैसे दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए, एक्सटॉर्शन में किसी भी चीज को यूज किया जा सकता है। तो थेफ्ट से मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जा सकता है, एक्सटॉर्शन मूवेबल का भी और इमूवेबल का भी। यहाँ पे चीज क्लियर हो जाए, हम जितने ऑफेंस से डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो किस ऑफेंस में मूवेबल है, किस में मूवेबल और इमूवेबल दोनों हैं, ये सब चीजें आप साइड बाय साइड नोट करते जाइए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक्सटॉर्शन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों चीजें वो की जाती हैं, क्या कहते हैं, एक्सटॉर्ट की जाती हैं। तो इस हिसाब से हम एक्सटॉर्शन अब समझ गए हैं कि मनी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और इसमें ओनर खुद ही अपनी पोजीशन देता है, अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन जो उसे एक्सटॉर्ट कर रहा होता है। तो फर्क क्या है एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में, अभी तक की जो बातचीत है उससे कुछ चीजें ये क्लियर हुई हैं कि एक फर्क तो पहला ये है कि थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जा सकता है, और एक्सटॉर्शन में दोनों चीजें शामिल होती हैं। थेफ्ट में जो क्रिमिनल होता है वो फिजिकली उस सामान को मूव करता है, और एक्सटॉर्शन में विक्टिम उस प्रॉपर्टी को खुद ही सरेंडर करता है, धमकी, डर, किसी भी कारण से करता है, लेकिन वो खुद सरेंडर करता है, उसकी उसे पता होता है कि वो चीज दे रहा है। और थेफ्ट में पता नहीं होता है कि उस चीज उसकी पोजीशन से जा रही है, वो गायब हो जाना चीजों का होता है। और एक्सटॉर्शन में
किसी के द्वारा चीजों का ले लिया जाना होता है। अगर मैं आपका मोबाइल फोन छीन लूं आपसे, तो क्या कहते हैं, अगर आपका मोबाइल फोन में आपकी पोजीशन से ले लूं और गायब कर दूं, तो वो हो गया हमारा थेफ्ट। लेकिन अगर मैं आपको धमकी दूं कि अगर आपने अपना मोबाइल फोन मुझे नहीं दिया तो मैं आपके बारे में कोई अफवाह फैला दूंगा, या मैं आपके घर पे कोई चीज बता दूंगा, किसी भी बहाने से डराना, तो वो आप एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर अपना मोबाइल दे देंगे उस इंसान को, तो उसने आपसे एक्सटॉर्शन किया, उसने वो क्राइम कमिट किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, तो एक हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी के बारे में, कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैसे अलग अलग ऑफेंसेस में आती हैं और उन्हें कैसे कैसे किस ऑफेंस में जगह दी गई है। ये चीजें अगर हमारी क्लियर रहेंगी तो हम इन ऑफेंसेस को जो प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हैं अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड को। अब हम इसके हायर डिग्री के ऑफेंसेस पे आ गए हैं। अब हम आ गए हैं रॉबरी और डकैती। ये सारे ऑफेंस एक दूसरे से डिग्री वाइज अलग हैं। थेफ्ट की डिग्री पहले पे है तो एक्सटॉर्शन की दूसरे पे है, रॉबरी की तीसरे पे है, तो डकैती की क्या कहते हैं चौथे पे है। हर ऑफेंस दूसरे से हायर डिग्री का ऑफेंस है। तो रॉबरी में क्या होता है, रॉबरी में हम किसी कोई वॉलेंटरली सरेंडर नहीं करता है। एक्सटॉर्शन में क्या था, सरेंडर कर रहा था प्रॉपर्टी। थेफ्ट में उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन रॉबरी में होता है कि आपने किसी का कॉलर पकड़ा, मोबाइल वाला एग्जांपल ही, और उससे आपने कहा मोबाइल निकाल नहीं तो चाकू मार दूंगा, और आपने उसका मोबाइल ले लिया, छीन लिया, तो आपने रॉबरी की है यहाँ पे, क्योंकि आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, थ्रेट दिया है उसको हार्म का, और उसकी प्रॉपर्टी को उसकी कंसेंट के बिना लिया है। तो विक्टिम की प्रॉपर्टी लेने का इसका हमारा पर्पज होता है। ये किस सेक्शन में अगर हम बात करें, तो इस सेक्शन 390 आईपीसी में है। तो रॉबरी के बारे में हमने जाना, अब हम डकैती को देखते हैं। डकैती है 391 में आईपीसी में मेंशन है। आपने डकैतों के बारे में सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, आइडिया होगा आपको कि क्या होता है ऑफेंसेस का। रॉबरी में क्या था, एक अकेला आदमी भी किसी को रॉब कर सकता है, उसमें नंबर नहीं था। ये अनलॉफुल असेंबली का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी असेंबली की एक हायर डिग्री है डकैती, जहाँ पे क्या कहते हैं 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं डकैती में भी, इस ऑफेंस में। पहली चीज है कि एक आदमी डकैत नहीं हो सकता, 2 आदमी डकैत नहीं हो सकते, 3 भी नहीं हो सकते, और 4 भी नहीं हो सकते, कम से कम लगेंगे कितने, 5। रॉबरी कितने लोग कर सकते हैं, रॉबरी एक आदमी भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। 5 से ऊपर लोग अगर कर रहे हैं उसी रॉबरी को, 5 या 5 से ज्यादा लोग, तो वो डकैती के उसमें आ जाएगा। और वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका एक तरह से इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा, आप देखिए। और वो इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं अपना शिकार, और क्या कहते हैं ग्रुप को भी कर सकते हैं, किसी विलेज को वो कर सकते हैं। तो अगर 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कर रहे हैं और एक हायर डिग्री के वायलेंस और हथियारों के साथ कर रहे हैं, तो वो डकैती बन जाती है। तो हर ऑफेंस में एक दूसरे का कुछ ना कुछ एलिमेंट है, लेकिन वो अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट है। ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए। और डकैती रॉबरी से बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम माना जाता है, क्योंकि इसमें लार्जर नंबर ऑफ पीपल होते हैं, पहला रीजन है, और इसमें यूज ऑफ वेपन होता है। और इसमें, और ये ऑफेंसेस एक मान लीजिए आप जीन है, और इससे निकले हुए बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस अलग अलग हैं। डकैती की अलग अलग डिग्रीज हैं, रॉबरी की अलग अलग डिग्रीज हैं। तो ये चीजें हैं आईपीसी में अलग अलग से। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो आईपीसी में जब उससे रिलेटेड अलग अलग ऑफेंसेस को आप देखेंगे, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि अगर आपको अनलॉफुल असेंबली पता है, तो उससे रिलेटेड जितने ऑफेंसेस होंगे आप वो समझ जाएंगे। अगर आपको डकैती का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे कितने लोग लगते हैं, किस डिग्री का ऑफेंस होता है, तो उससे रिलेटेड जितने ऑफेंसेस हैं अलग अलग डिग्री के, आप समझ जाएंगे। तो डकैती एक सीरियस क्राइम है, ये पहली चीज है। इसके लिए बहुत ही सीवियर पनिशमेंट्स हैं। ना सिर्फ इसके लिए पनिशमेंट्स है, बल्कि जो उस ग्रुप की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें आर्म सप्लाई कर रहे हैं, या उन्हें पैसा दे रहे हैं, या शेल्टर दे रहे हैं, उनके लिए भी आईपीसी में अलग अलग तरह के ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं। और ये ऐसा डिग्री का ऑफेंस है जिसमें डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो ये आप समझ जाइए इस चीज को, कि हमने जिन 4 ऑफेंसेस की बात की है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, ये चारों अलग अलग डिग्री के हैं, और इसमें अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं पेनल्टी के और सजा के।
तो डकैती इनमें से सबसे ज्यादा हायर डिग्री का ऑफेंस है। अब रॉबरी और डकैती के बेसिक डिफरेंसेस तो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो रॉबरी में पहली बात है नंबर ऑफ पीपल की कोई बात नहीं है, डकैती में 5 या 5 से ज्यादा लोग लगेंगे। और डकैती जो है वो एक हायर डिग्री का ऑफेंस है, ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी है, क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा हो जाती है। जब एक आदमी कोई चीज कर रहा है तो नहीं, जब वही चीज 5 कर रहे हैं और थ्रेट और वायलेंस और बाकी चीजों की मदद से कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल, ज्यादा खतरनाक, और उनका इम्पैक्ट भी एक अलग लेवल पे ज्यादा होगा। सोसाइटी पे जो भी एक्ट करेंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इन जनरल वो एक सीरियस क्राइम होगा। अगर हम रॉबरी से कंपेयर करें तो डकैती से और रॉबरी से हम इस तरह से परिचित हो गए कि दोनों में क्या क्या फर्क है। चलिए अब हम अगले ऑफेंस पे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस की अब एक दूसरी, अब यहां से जो ऑफेंसेस शुरू हो रहे हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती एक दूसरे से मिलते जुलते थे अलग अलग तरीके से। उस ग्रुप को हमने कवर कर लिया। अब हम दूसरे ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस को कवर करेंगे, ये भी आपस में मिलते जुलते हैं। सबसे पहला ऑफेंस हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इसके वर्ड्स देख लेते हैं। क्रिमिनल तो आपको पता ही है कि उसमें जहां पे एक क्रिमिनल इंटेंशन आ गया तो ऑफेंस अपने आप में क्रिमिनल हो गया, उसका मेंस रिया वाला जो एलिमेंट है। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो किसी भी प्रॉपर्टी को जो क्या कहते हैं किसी और की हो, डिसऑनेस्टली अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेना, वो है क्या कहते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो किसी और की प्रॉपर्टी आपने अपने ही समझ के अपने यूज में ले ली, और आपने यहाँ पे मेंस कहाँ पे आएगी, आपने डिसऑनेस्टली किया। अनजाने में किया होता तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो अनजाने में किया गया चीज होता, वो ऑफेंस नहीं होता। लेकिन आपने उसे जानबूझ के किया, डिसऑनेस्टली किया, आपका इंटेंशन था एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब मेंसरिया वाला ये पार्ट आ गया। और प्रॉपर्टीज में क्या होगी, प्रॉपर्टीज में मूवेबल होगी। आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं वो मूवेबल होगी, कि वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को आपको यूज करने का कोई राइट नहीं था, आपने उसे यूज किया। वो प्रॉपर्टी किसी और की बिलोंग करती थी, जिसकी ओनरशिप थी। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम, कि जिशान की एक प्रॉपर्टी थी और अजय को लगा कि वो उसकी है चीज, कोई भी चीज हो, एक मान लीजिए घड़ी थी, और उसको लगा कि क्या कहते हैं ये घड़ी उसकी है, और लेके चला गया जिसान की घड़ी को। लेकिन उसके बाद जब उसने पता चला कि घड़ी मेरी नहीं है तो मेरे दोस्त की घड़ी है, उससे यूज करने लगा वो अपना समझ के अपनी तरह से कि अब ये मेरी हो गई। तो उसने क्या किया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया उसने। यहाँ पे इस ऑफेंस में वो गिल्टी होगा। इसके सेक्शन है सेक्शन 403 और 404 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये भी याद रखिएगा। इसी से मिलता जुलता ऑफेंस है दूसरा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वहां प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया जा रहा था, यहाँ ट्रस्ट को ब्रीच किया जा रहा है। ट्रस्ट को कैसे हम ब्रीच करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी का ट्रस्ट से आपके पास सामान होता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसे लेके। यहाँ ऑफेंस के तौर पे इसे हम देखते हैं कि आप सबसे पहले ये जान लीजिए क्लैट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसे इंग्लिश लॉ में क्या बोलते हैं, एम्बेजलमेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश लॉ में। ये ऑफेंस ऑफ एम्बेजलमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश लॉ में, क्योंकि हमारा जो आईपीसी और बाकी चीजें हैं इन पे इंग्लिश कॉमन लॉ का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये भी कई बार आपके काम आने वाली चीजें होती हैं। तो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी आपके पास आउट ऑफ ट्रस्ट डिलीवर की। मान लीजिए मैंने कहा कि आप मेरा मोबाइल ठीक कर दीजिए, और आपका काम था, प्रॉपर मोबाइल मेरा था, ठीक आपको करना था। हमारे बीच एक ट्रस्ट का रिलेशन आ गया कि मैंने आपको अपना मोबाइल दिया है, मेरा मोबाइल ठीक कर देंगे। लेकिन उस मोबाइल को आपने ठीक किया और अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करने लगे, या आपने उस मोबाइल को किसी और को बेच दिया, तो आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, सबसे पहली बात थी। और उसे आपने मैंने आपको एक ट्रस्ट के उसमें सेंस में दिया था कि आप उसको रिपेयर करेंगे और मुझे वापस कर देंगे। लेकिन आपने कस्टडी को मिसयूज किया और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं उसका जो आपके पास राइट नहीं थे उस तरीके से इस्तेमाल किया, या डिस्पोज ऑफ किया उस प्रॉपर्टी को, अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। तो ये सब चीजें आएंगी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहां पे आप इंटरेस्टेड थे किसी प्रॉपर्टी को लेके और आप उस ट्रस्ट का ब्रीच कर रहे हैं। सिंपल वर्डों में ये देखते हैं हम।
तो ये हम यहाँ पे समझ गए कि, और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी एक ऑफेंस की डेफिनेशन है। इससे जुड़े बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे अलग अलग ऑफेंसेस आईपीसी में हैं। जैसे पब्लिक सर्वेंट्स भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी जो पोजीशन है एज ए पब्लिक सर्वेंट, वो भी एक ट्रस्ट की पोजीशन है कि आपको पब्लिक का काम करना है, या ये प्रॉपर्टी आपके अंडर में है, या ये ऑफिस आपके अंडर में है। तो आप उस चीज को अगर क्या कहते हैं, उस ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हैं जो आप में वो है, तो आप ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। कि आप एक पब्लिक मनी आपको दी गई है कि इस पब्लिक मनी को आपको क्या कहते हैं, फंड को इस्तेमाल इस तरीके से करना है, आप उसे अपने पर्सनल यूज में करने लगे, तो आप वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। और रिपेयर वाला एग्जांपल हमने बात कर ही ली मोबाइल की, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफेंस आ जाता है यहाँ पे, चीटिंग। चीटिंग के बारे में आप अक्सर पढ़ते हैं कि 420 है, वो तो चीटर है, 420 है। तो वो इसी ऑफेंस की डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक ऑफेंस है 420 आईपीसी जो है। तो किसी को इसमें इंड्यूस किया जाता है या डिसीव किया जाता है। तो चीटिंग मतलब हो गया हमारा धोखाधड़ी करना किसी के साथ, कि आपसे मैंने कोई चीज बोली या आपको कोई चीज मैंने बताई जो कि आपको भ्रम पैदा करे आपके अंदर, कि उसकी वजह से मैं कोई चीज आपसे हासिल कर लूं, तो वो हो गई चीटिंग। आपको इंड्यूस करूं मैं किसी चीज का। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? विक्टिम मस्ट बी इंड्यूस्ड थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स सच एज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और एनी अदर डिसेप्टिव कंडक्ट। तो ये तरीके होते हैं जिनकी मदद से चीटिंग की जाती है, कि आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दें कि मैं तो क्या कहते हैं आईएएस ऑफिसर हूँ, और आप आईएएस ऑफिसर नहीं है, उस बिहाफ पे आप कोई पैसा ले लें किसी से, या किसी को आप क्या कहते हैं उसके माध्यम से किसी के साथ धोखाधड़ी करें, तो वो चीटिंग में आता है। इसमें आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो है ही है, वो इसका मेंस रिया है, डिसीव करना, क्योंकि आप विलफुली कर रहे हैं वो चीज। सिंपल सी बात है, आप विलफुली कर रहे हैं किसी को डिसीव। अनजाने में आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे दें तो वो अलग चीज होती है, लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो इन सारे ऑफेंसेस में जो प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हम पढ़ रहे हैं, एक इंटेंशन आता है सब में। उस इंटेंशन से ही ये ऑफेंस बनते हैं। जहां वो इंटेंशन नहीं हो, वहां पे वो ऑफेंस नहीं है। आप एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या कोई क्लेप्टोमेनियक अगर है, जिसको चोरी करने की बीमारी है, उसे पता नहीं है, उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, क्या वो कोई सामान अगर इधर उधर करता है, तो क्या वो थेफ्ट में आएगा या नहीं आएगा? ये आप लोग देखिएगा अपने लेवल पे, अगर आपको टाइम मिलेगा तो यहाँ पे हमने वो सिविल सर्विस की बात की अभी, कि कैसे किसी को कोई डिसीव करता है बन के। ये सब चीजें आपने फिल्मों में बहुत देखी होंगी। तो ये सब चीटिंग है, कि आप किसी और की आइडेंटिटी लेके या किसी और की वो करके, कि आपके पास जो अथॉरिटी नहीं है, आप वो अथॉरिटी लेके आप किसी को डिसीव कर रहे हैं, किसी से कोई पैसे निकलवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये चीटिंग है। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं फॉर्जरी पे। चीटिंग में आप क्या कर रहे थे? चीटिंग में सारी चीजें जो आप कर रहे थे वो खुद से कर रहे थे, आपकी अपनी मेहनत थी। फॉर्जरी एक तरह की कलाकारी है, अलग तरीके की। ये सारे व्हाइट कॉलर क्राइम है, चीटिंग, फॉर्जरी। व्हाइट कॉलर क्राइम मतलब होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ये टर्म आप क्लियर कर लीजिए। व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो होते हैं वो ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें बहुत सी समझदारी की जरूरत होती है। तो ये कोई फॉर्जरी कर रहा है या चीटिंग कर रहा है तो एक अलग लेवल पे, इसीलिए ना व्हाइट कॉलर ऑफेंसेस कहा जाता है। ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्जरी, जैसे कि वो स्कैम आया था, उसमें तेलगी के बारे में बात की जा रही थी। फॉर्जरी जो करता है, फॉर्जरी, काउंटरफिट, ये सब मिलते जुलते ऑफेंस हैं। और फॉर्जरी के बारे में हम देखते हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाना एक चेक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स को हम बना नहीं रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, फॉर्ज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है, उसे हम फॉर्ज कर रहे हैं। आपके चेक पे मैं आपका सिग्नेचर फॉर्ज कर रहा हूँ, फॉर्जरी है वो। कि आपके कोई सिग्नेचर नहीं है, आपका वैलिड चेक है, और उस पे मैं आपके सिग्नेचर फॉर्ज कर रहा हूँ, तो वो फॉर्जरी का ऑफेंस होगा। या कोई मैं स्टैंप आपका उसमें लगा रहा हूँ जो आपका स्टैंप है नहीं, ताकि लोगों को लगे कि आपने ऑथराइज किया उस चीज को, तो ये भी फॉर्जरी की श्रेणी में आएगा। अब हम बात करते हैं काउंटरफिट की। काउंटरफिट क्या होता है? काउंटरफिट होता है कोई हम बिल्कुल ही फ्रेश चीज बना दें,
किसी पर्टिकुलर चीज को फॉर्ज करने के बजाय जब हम मैन्युफैक्चर करने लगे तो वो काउंटरफिट होता है। तो ओरिजिनल चीज नहीं होती है वो, पहली बात। फॉर्ज में हम ओरिजिनल चीज को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, काउंटरफिट में हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, काउंटरफिट में हम उसकी रेप्लिका क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काउंटरफिट एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी बहुत सारी तरह की डिग्रीज हैं। अब जिस तेलगी स्कैम की मैं बात कर रहा था उसमें वो स्टैम्प पेपर बनाने लगता है, उस तरीके का पेपर, उस तरीके की चीजें ढूंढ के, या हम करेंसी को काउंटरफिट कर सकते हैं। ये बहुत इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, वाइट कॉलर क्राइम है और बहुत सीरियस लेवल के ऑफेंसेस हैं। सोचिए अगर आप हमारी कंट्री में करेंसी जो है उसे काउंटरफिट किया जाए, कॉइन्स को काउंटरफिट किया जाए, तो वो सब चीजें हमारे आईपीसी में बहुत ही, तो ये डिफाइन क्या किया गया है काउंटरफिट को, हम ये देखते हैं। क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे ऑफेंस, जैसे बाकी चीजों से जुड़े भी बहुत सारे ऑफेंस आईपीसी में दे रखे हैं, तो ऐसे ही काउंटरफिट भी यहाँ हम जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद इससे जुड़े बहुत तरह के ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में अभी हमने बात भी कर ली है। तो ये है, इसमें ऐसी चीज हम बनाते हैं कि वो रिजेंबल करे किसी पर्टिकुलर चीज को, और इसमें हमारा इंटेंट क्या होता है, किसी को डिसीव करना। चीटिंग में हमारा इंटेंट क्या होता है, डिसीव करना। लेकिन काउंटरफिट में हम उस चीज को बना के डिसीव कर रहे हैं। चीटिंग में हम खुद से अपने उससे ही डिसीव कर रहे हैं, अपनी कलाकारी से डिसीव कर रहे हैं, बातों से डिसीव कर रहे हैं। और फॉर्जरी में हम उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे अलग तरीके से फॉर्ज कर रहे हैं। मिलते जुलते ऑफेंस हैं लेकिन सारे ऑफेंस अलग हैं, ये चीज आप अपने ध्यान में रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो उससे डिसेप्शन से ये फील हो लोगों को कि ये तो ओरिजिनल है, और वो हम कर रहे हैं काउंटरफिट। 1 रुपए का सिक्का मैंने बनाया, वो नकली सिक्का था, रेप्लिका थी, उसमें जो भी मटेरियल यूज किया उसको मैंने इस्तेमाल कर दिया। तो जब मैंने इस्तेमाल कर दिया तो वो एक ऑफेंस हो गया, जब मैंने बनाया तो वो एक ऑफेंस हो गया। तो अलग अलग स्टेजेस पे भी इस ऑफेंस को आईपीसी में डिफाइन किया गया है। तो आज हमने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस थे, अनलॉफुल असेंबली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब पढ़ा और इन चीजों के बारे में जाना। अब हम इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में वो उन ऑफेंसेस को डिस्कस करेंगे जो अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होते हैं, और उन ऑफेंसेस को डिस्कस करते हुए हम आगे इस चीज पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अपना, आपको जो भी चीजें जाननी हो या जो भी आपका इनपुट है आप हमें दे सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।